अब तक पूरे एरिया में हलचल मच गई थी और अंदर से सिक्योरिटी गार्ड्स की फौज भागते हुए बाहर आई और वो सब एक साथ वेद को धर दबोचने के प्लान में थे कि तभी अंदर से एक टॉल वेल बिल्ट बॉडीगार्ड आया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, रुक जाओ। उसकी आवाज सुनकर सब चुप हो गए और सिक्योरिटी गार्ड्स भी अलर्ट की पोजीशन में खड़े हो गए। वो हेड सिक्योरिटी गार्ड सीधा वेद के पास आया और बोला, अवंतिका मैडम ने आपको अंदर बुलाया है। वेद ने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ चमचमाती हुई मुस्कान के साथ कहा। हेड सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, खासकर सिक्योरिटी गार्ड्स के। वो मोटा सिक्योरिटी गार्ड हकलाते हुए बोला, माधव सर, ये तो। हेड बॉडीगार्ड माधव ने उनकी तरफ देखे बिना इमोशनलेस वॉइस में कहा, तुम सब फायर्ड हो, कल से काम पर मत आना। फिर वो वेद की तरफ मुड़ा, आइए सर। हालांकि बॉडीगार्ड का बॉडी लैंग्वेज क्लियर कर रहा था कि उसे वेद बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो बस अवंतिका का ऑर्डर मान रहा था। वो सब जितनी रिस्पेक्ट हिमांश गर्ग की करते थे उतनी ही अवंतिका की भी करते थे, क्योंकि 20 साल पहले अवंतिका ने ही हिमांश की जान बचाई थी और हिमांश बाद में अवंतिका से बहुत प्यार करने लगे थे। उन्होंने सबको खास इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अवंतिका के साथ उतने ही सम्मान से पेश आएं जितना उनके साथ आते हैं। वेद जब अंदर आया तो हिमांश गर्ग के घर के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। एक्सपेंसिव फर्नीचर, पेंटिंग्स और रॉयल डेकोरेशन के हॉल में से होते हुए वेद को एक बड़े से ड्राइंग रूम में ले जाया गया, जहां अवंतिका उसका ही इंतजार कर रही थी। वेद को देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तुम आ गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा करोगे। वेद ने अवंतिका की तरफ देखकर कहा, मेरे सवाल मुझे अब तक खींच लाए। अवंतिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने गहरी सांस ली और बोली, वेद, अब तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूँ। तुम ये तो जानते हो इंडिया की 3 फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लेकिन इन तीनों से पावरफुल एक चौथी फोर्स भी है, एक सीक्रेट फोर्स। ये सुनकर वेद शॉक्ड रह गया। उसने कभी किसी सीक्रेट फोर्स का नाम नहीं सुना था। तब वेद के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हुए अवंतिका ने आगे बताया, हमारे पापा विक्रम वेदांत कपूर उसी फोर्स की सबसे पावरफुल टीम ब्लैक पैंथर के लीडर थे और तुम्हारी मां नंदिनी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में थी। ये सुनकर तो वेद के होश उड़ गए। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ आया। मेरे पापा सीक्रेट फोर्स के लीडर थे, मेरे पेरेंट्स एक सीक्रेट टीम के लिए काम करते थे, वो भी गवर्नमेंट के लिए, तो फिर उन्हें गद्दार क्यों बोला गया? लेकिन यह सवाल वेद ने अपने मन में ही रखे। अवंतिका ने आगे बोलना जारी रखा, मैं खुद दूसरी टीम गोरिल्ला की लीडर थी, लेकिन एक मिशन में मिस्टेक की वजह से मुझे सबसे खतरनाक पनिशमेंट मिली और मैं कोमा में चली गई। जब तक मैं होश में आई तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तुम्हारे पेरेंट्स, मैंने अपनी तरफ से भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अब पिछले 20 सालों से सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। वेद का चेहरा उतर गया। उसे एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी। तभी अवंतिका ने आगे कहा, लेकिन वेद, मैं एक सवाल का जवाब अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे पापा गद्दार नहीं थे, वो कभी हो ही नहीं सकते। उनके जैसा देशभक्त और ईमानदार आदमी पूरी फोर्स में नहीं था। यह सुनकर वेद ने बड़ी बड़ी आंखों से अवंतिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार उसकी आंखें ऐसे नम हुई थी क्योंकि आज पहली बार किसी ने बड़े यकीन से कहा था कि उसके पापा गद्दार नहीं थे। वेद ने गहरी सांस ली और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए अवंतिका से कहा, नानी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करूंगा और साथ में हम डैड की पूरी सच्चाई भी निकालेंगे। अवंतिका ने वेद के चेहरे को देखा। उसमें उसकी भतीजी नंदिनी और विक्रम की झलक दिखी। बेटा, तुम बिल्कुल अपने माँ बाप पर गए हो। अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, कुछ दिनों में मैं सब कुछ सेटल करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी होगी। ये कहते हुए अवंतिका वेद के बगल में आकर बैठी। उसने वेद का हाथ पकड़ा। लेकिन वेद, एक बात का ध्यान रखना, हमारे एनिमीज तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सावधान रहना। वेद ने हाँ मसर हिलाया और थोड़ी देर अवंतिका से बात करने के बाद रायजादा मेंशन के लिए निकल गया। वहीं हिमांश गर्ग के बंगले से दूर खड़ी एक गाड़ी में एक आदमी पूरे वक्त वेद पर नजर रख रहा था। शाम के करीब 7:30 बजे वेद रायजादा मेंशन पहुंचा तो कियारा कार में बैठ रही थी। उसने जैसे ही वेद को देखा तो भड़कते हुए बोली, कहां थे तुम? अगर तुम्हें आवारागिरी करनी है तो कभी और करना, आज वाइन इवेंट है, भूल गए थे क्या? वेद ने भी गुस्से में कहा, भूला कुछ नहीं, लेकिन मुझे नहीं जाना तुम्हारे वाइन फेयर में। तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी टेंशन। वैसे भी जब तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो मुझे साथ क्यों ले जाना चाहती हो? कियारा गुस्से का घूंट पीते हुए चिल्लाई, यस, आई डोंट ट्रस्ट यू। तुम पर क्या, किसी पर भरोसा नहीं है मुझे। लेकिन मिस्टर कुंद्रा ने तुम्हारी वजह से कंपनी को इन्विटेशन दिया था, इसलिए तुम्हारा आना जरूरी है। और दादी ने तुम्हें भी कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी है, भूलो मत। यशवंत चाचा के शेयर्स तुमने खरीदे हैं, इसलिए जब दिमाग ठंडा हो जाए तो तुम डायरेक्टली वेन्यू पर आ जाना। कियारा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और कार में बैठ गई। वेद फ्रस्ट्रेट होकर मेंशन के अंदर आ गया। उसी वक्त अमन और सान्या की गाड़ी वाइन फेयर वेन्यू की तरफ बढ़ रही थी। अमन ने सान्या से कहा,
डैड ने कियारा की कंपनी को सड़क पर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है, लेकिन आज फिर वो वेद का बच्चा कहीं हमारा प्लान फेल ना कर दे। सान्या एक कनिंग स्माइल करते हुए बोली, उस वेद में दम तो है। ऐसा लड़का अगर किसी भी लड़की की जिंदगी में आ जाए तो क्या बात है। कियारा इज वेरी लकी, लेकिन आज वेद भी कुछ नहीं कर पाएगा। उन्हें लग रहा है उन्होंने हमें पहले ही हरा दिया। बेचारे जानते नहीं कि शतरंज की बिसात पहले ही बिछाई जा चुकी है। रायज़ादा मेंशन के अंदर वेद अपने कमरे में खड़ा था। कियारा की बात बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। वेद ने अपने आप से कहा, पता नहीं ऊपर वाले ने कौन सी स्याही से किस्मत लिखी है कि कियारा खीरा ककड़ी जिंदगी से चिपक गई है। 48 घंटे। कियारा ने साफ कहा था, या तो इनोसेंस प्रूफ कर दूं या सब खत्म। लेकिन किस्मत भी तो मेरी दुश्मन बनी है। अब इस अल्टीमेटम के बीच दादी का दिया हुआ जिम्मा भी तो निभाना है। उसने झुंझलाते हुए अपना बैग उठाया, लेकिन अचानक कुछ सोचते हुए वो वाइनरी में गया। उसने वहां से अपनी बनाई हुई वाइन की एक बोतल उठाकर बैग में रख ली। चलो देखते हैं कि ये अमीर लोग की महफिल कैसी होती है। ये कहकर वो वाइन फेयर वेन्यू के लिए निकल गया। शाम के 8 बजे वाइन फेयर की वेन्यू की चकाचौंध देखने लायक थी। क्रिस्टल शैंडेलियर से सॉफ्ट गोल्डन लाइट पड़ रही थी। हर कॉर्नर पर वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वाइन्स की डिस्प्ले सजी हुई थी। यहाँ मुंबई के सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, सोशलाइट्स अपने क्रिस्टल वाइन ग्लासेस के लिए डिफरेंट वाइन टेस्ट कर रहे थे। तभी कियारा जैसे ही वेन्यू में एंटर हुई, सभी की नजरें उस पर टिक गई। लेकिन कियारा को तो जैसे इस अटेंशन की आदत थी। वो हल्की स्माइल करते हुए अंदर आई तो उसकी नजरें मिस्टर के को ढूंढने लगी, लेकिन उसे मिस्टर के कहीं नजर नहीं आए। तभी कियारा के फैमिली फ्रेंड वाणी कियारा के पास आई। यू आर लुकिंग गॉर्जियस कियारा, हमेशा की तरह पार्टी में आते ही सारा अटेंशन ले गई तुम। कियारा ने पलटकर वाणी की तरफ देखा तो वाणी की आंखों में छुपी जलन को भांपते हुए बोली, थैंक यू। लेकिन वाणी ने फिर धीमी आवाज में तंज कसा, तुम अकेले आई हो? तुम्हारा वो हस्बैंड नहीं आया? मुझे तो राघव ने बताया था कि तुमने एक डिलीवरी वाले से शादी की है। आई कैन अंडरस्टैंड, उसे यहाँ लाने में एम्बैरेसमेंट हो रही होगी, राइट? लेकिन कब तक छुपाओगी? कियारा ने घूरते हुए वाणी की तरफ देखा और फिर फेक स्माइल करते हुए बोली, दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करने की बचपन की आदत नहीं गई ना तुम्हारी? बट आई एम हियर फॉर बिजनेस, नॉट फॉर गॉसिप। ये कहकर कियारा आगे एक सोशलाइट लेडीज ग्रुप की तरफ बढ़ गई और बिजनेस के लिए लोगों से मुस्कुराते हुए कनेक्शन बनाने लगी। तभी आधे घंटे बाद वेद वेन्यू के अंदर आया तो पूरे क्राउड को स्कैन करते हुए खुद से बोला, वाह, वाइन पीने के लिए इतना ड्रामा। ये इवेंट कम बॉलीवुड पार्टी ज्यादा लग रही है। वेद जब अंदर बढ़ा तो काफी लोग उसे देखने लगे, क्योंकि पूरी पार्टी में जहां लोग सूट बूट या डिजाइनर कपड़े पहनकर प्रोफेशनल लुक में आए थे, वहीं वेद सिंपल सी शर्ट पैंट पहने हुए था। वो चारों तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, अवंतिका नानी ने कहा था कि कई दुश्मन हैं और मुझे सावधान रहना है। क्या वो लोग भी यहाँ हो सकते हैं? कियारा ने सबको दरवाजे की तरफ देखते हुए नोटिस किया तो उसकी नजर भी दरवाजे के पास पड़ी और वेद को देखकर ही उसकी भौहें तन गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, इसे इतने ब्रांडेड कपड़े दिए हैं लेकिन ये वही पुराने कपड़े पहनकर आ गया। काश ये थोड़ा मिस्टर के जैसा होता। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी प्रेजेंस, उनका अटायर ऐसा है कि किसी का भी ध्यान खींच लेता है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।